हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश गौड़, फैकल्टी ऑफ मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, हम लोग एनटीएससी स्टेज 2 के क्रैश कोर्स में आज लेके आए हैं वर्क पर एनर्जी का टॉपिक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ टाइम से इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, लेकिन इस बार इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको अच्छे से हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। तो ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस टॉपिक में हम लोग कौन कौन से सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। जनरली हम लोग जानते हैं कि भाई वर्क के बारे में समझना होगा, इसमें एनर्जीज के बारे में समझना होगा। एनर्जीज में भी स्पेशली मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर उनका कंजर्वेशन समझना होगा जिसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहेंगे। मोमेंटम से उसका रिलेशनशिप समझेंगे, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम को समझेंगे, और उसके बाद में लास्ट में हम पावर को समझेंगे कि ये क्या होती है। तो ये बेसिकली इस पूरे ही टॉपिक के अंदर ये सारे सब टॉपिक्स हैं जो कि कवर होंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये डेफिनेशन होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो इसीलिए मैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आया हूं जिसमें मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, और वो भी कहां कैलकुलेट करना है। आप देख रहे हैं यहां पर मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो जब ये ब्लॉक यहां से नीचे जाएगा तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से मैं आपके सामने ये प्रूफ भी कर दूंगा कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो देख लेते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ हमें डेटाज लेने होंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, लेट सपोज वो जिस पोजीशन पर है, ये वो पोजीशन है जहां पर ये है। यहां से यहां तक की हाइट को मैं लेट सपोज h बोल देता हूं। दिस इज हाइट इज h, ठीक है ना। और यहां से लेकर जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इस डिस्टेंस को मैंने s बोल दिया। ऊपर से यहां से जब ये नीचे आएगा तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, s होगी। अब इस पर लगने वाले फोर्सेस को सबसे पहले मैं शो कर देता हूं। मुझे पता है भाई ग्रेविटी तो नीचे ही लगेंगे। अगर इसका मास m है तो इसका जो ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो mg नीचे ही लगेगा। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई होगा। मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये सरफेस पूरी तरीके से स्मूथ सरफेस है, यहां कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ऐसा हमने अज्यूम ले लिया। दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। तो ये सारे अजम्पशन लेने के बाद में अब तो फोर्सेस को रिजोल्व करना है। तो हम देख रहे हैं, मैंने फोर्सेस को रिजोल्व करना आप लोगों को सिखाया है कि आप सिंपली इस ब्लॉक को एक पॉइंट मान लीजिए। अब इस पॉइंट पर फोर्सेस दिखा दीजिए। एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा, नीचे mg फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। एंगल की बात करें तो दिस वन इज द एंगल जो कि थीटा है। ये वाला एंगल क्या है, दिस एंगल इज थीटा बेसिकली, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो हमें कुछ चीजें समझनी है। क्या चीजें हैं वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहां ये बात समझिए कि आप यहां पर जो ये एंगल ले रहे हैं, इस एंगल के अंदर हमें इसको सारे ही फोर्सेस को रिजोल्व करना है। mg को रिजोल्व करना है और ये देखना है कि इसकी टेंडेंसी किधर की तरफ जा रही है, स्लाइड करने की। तो हम हमारे लिए mg का वही कंपोनेंट क्या होगा, वहां पर काम का कंपोनेंट होगा। तो सबसे पहले ये चीज हम यहां पर समझ लें। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने ये किया कि इन फोर्सेस को आपके सामने शो कर दिया। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। क्लियर है ना। ये तो सामने दो एंगल हैं जिनके जो माउथ हैं वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम इसको रिजोल्व कैसे करें। भाई एक तो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा mg का, और एक कंपोनेंट इसके अलोंग आएगा, ठीक है। एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा क्या, तो ये एंगल क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, थीटा। तो इधर की तरफ ये बैलेंस हो जाएगा mg cos थीटा से, और इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आ गया, mg sin थीटा। वेरी गुड। अब यहां से मुझे ये पता चल गया कि mg का जो mg sin थीटा कंपोनेंट है वो रेस्पॉन्सिबल है इसको नीचे ले जाने के लिए। तो इसी का तो वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वर्क डन की डेफिनेशन से अगर मैं देखूं तो मुझे पता है दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये वर्क डन के बारे में हमें पता है। अब ये जो एंगल है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, यही डिफाइन करता है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। अगर cos थीटा 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर cos थीटा मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री से अगर ज्यादा है
तो कोस थीटा वहां पर नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और थीटा अगर 90 डिग्री है तो कोस 90 जीरो होता है, तो वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है ना, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। तो जब इस सिचुएशन में हम देखेंगे तो अगर आप कहते हैं कि सर mg साइन थीटा और s वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है तो दोनों के बीच में एंगल तो जीरो हो गया ना, तो मैं तो सिंपली यहां पर जब इसका वर्क डन लिखूंगा तो वर्क डन आ जाएगा सिंपली mgs साइन थीटा, ये वर्क डन आ गया। अब मैं आपके सामने ये प्रूफ करूंगा, क्योंकि हमने जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था, mg नीचे की तरफ लग रहा था, उसने कोई डिस्प्लेसमेंट h किया था, तो वहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटी आया था माइनस mgh। आया था या नहीं आया था बताओ। यहां पर हम mg s साइन थीटा, इसका वर्क डन यहां हम निकाल रहे हैं, नीचे की तरफ ये आ रहा है। और जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आया था, तो अगर इसने h डिस्टेंस कवर किया था तो सिचुएशन में इसका वर्क डन mgh था नीचे आने पर। अब मैं अगर ग्रेविटी को कह रहा हूं कि वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, तो वहां पर भी वही होना चाहिए जो यहां हुआ है, सेम ही चीज होनी चाहिए। तो देखते हैं h और s में रिलेशनशिप क्या है। तो भाई h और s में तो सिंपल एक रिलेशनशिप नजर आ रही है मुझे, क्योंकि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल तो ऑटोमेटिकली, ये वाला एंगल कौन सा वाला, ये जो बचा हुआ एंगल है, ये तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा बच्चों, दैट एंगल विल बी सिंपली 90 माइनस थीटा। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर मैं s को h पे रिजोल्व करता हूं, अगर मेरा s h पे रिजोल्व होता है, तो मैं एक बात यहां पर कह सकता हूं दैट h इज इक्वल टू s साइन थीटा। कह सकता हूं या नहीं कह सकता बताओ। सिंपली s इधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, मैंने 90 माइनस थीटा बोल दिया है, तो s क्या, s जब इधर की तरफ रिजोल्व होगा था, s का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो h के इक्वल आएगा। तो भाई h इक्वल टू s साइन थीटा हो गया। तो यहां पर जो मेरी ये वैल्यू आई है, इसमें s साइन थीटा को मैं h रख दूं, तो मेरा वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां भी क्या आ गया, mgh। भाई इस हाइट से लेना देना है, कैसे भी जाए वो, ना केवल इंक्लाइंड प्लेन पे, किसी भी पाथ के थ्रू जाए, केवल इनिशियल और फाइनल उसकी वैल्यूज पर ही, यानी डिस्प्लेसमेंट पे भी ये डिपेंड करता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि यहां पर वर्क डन का हमने सीधा सीधा जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है वो आपको ये प्रूफ कर दिया कि ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, जो कि बात पे डिपेंड नहीं कर रहा, और इसकी वैल्यू mgh होती है अगर उसने h डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिखाया हुआ है। फोर्स की वैल्यूज देखेंगे आप, 0 से 3 मीटर तक कांस्टेंट है 3 न्यूटन, उसके बाद में ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये फोर्स वेरिएबल नेचर का फोर्स है। अब वेरिएबल नेचर का फोर्स है, वर्क डन मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल नेचर के फोर्स का वर्क डन अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो अगर उसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में वर्क डन एरिया अंडर द कर्व से डिफाइन होता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे। अब इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द कर्व तो सिंपली मेरा ये वाला है, और उसने कहां से लेके कहां तक बोला है, उसने बोला है भाई आप इसमें कैलकुलेट करो 0 से लेके 6 मीटर तक। इसका मतलब इस ग्राफ में मैं 0 से लेके 6 मीटर तक इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, तो एरिया अंडर द कर्व से इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो भाई देखो, ये शुरुआत में 0 से 3, ये 0 से 3, ये तो सिंपली मेरा 9 आ जाएगा। कैसे हुआ, मैंने इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, तो 3 यहां है, 3 यहां है, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। सिंपल, मतलब जल्दी से आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको। अब ये देखेंगे यहां पर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का भाई फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ इंटू बी इंटू एच होता है ना। तो हाफ इंटू, भाई इसका बेस कितना है, 3 से लेके 6 में, तो इसका बेस आ गया 3 इंटू इसकी हाइट कितनी है भाई, 3 है, तो 9/2 यानी 4.5, तो 9 जूल इसका आ गया, 4.5 जूल इसका आ गया, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, 13.5। वेरी सिंपल, आराम से, बस मेरे को ये कंसेप्ट आपको यहां सिखाना था कि हम सिंपली कैसे कर सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व यहां हम निकालते हैं अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपको गिवन होता है। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने का एक मेथड
ये भी है कि हम एरिया अंडर द कर्व से निकालें। तो 13.5 इन सारे ही ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी 13.5 इसका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। आप देख रहे हैं यहां पर एक सिंपल पेंडुलम गिवन है बच्चों, और इसमें ये कहा गया है कि जब आप इसको थीटा डिस्प्लेस कर देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये रेफरेंस लेते हैं कि जब सिंपल पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर होता है उस टाइम पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो जब वो इस हाइट पर आ जाएगा, ये मास m हमें गिवन है, ये किसी हाइट पर आ जाएगा, तो सबसे पहले वो हाइट हम कैलकुलेट कर लें कि ग्राउंड से या फिर उस रेफरेंस लेवल से, रेफरेंस लेवल हम इस पॉइंट को ले लेंगे, यहां से वो हाइट कितनी है। तो देखिए बच्चों, यहां से जब इस हाइट को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल लेंथ भाई क्या है, l है। यहां से लेके यहां तक जाएगी तो l तो चेंज नहीं होगा, मतलब ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। इस l को जब आप इधर रिजोल्व करोगे तो आपके सामने ये इतनी लेंथ पता होगी कि वो क्या होगी। L को जब आप इधर रिजोल्व करेंगे तो ये थीटा एंगल है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, L cos थीटा हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, L को हमने इधर रिजोल्व कर लिया तो ये क्या हो गया, L cos थीटा हो गया। अब टोटल यहां से लेके यहां तक टोटल लेंथ तो भाई कितनी थी, L थी। यहां से लेके यहां तक लेंथ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है L cos थीटा। तो ये बची हुई हाइट जो इसने गेन करी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी L माइनस L cos थीटा। हो जाएगी कि नहीं, L कॉमन ले लो, ये क्या हो गया 1 माइनस कोस थीटा हो गया। अब मुझे हाइट पता चल गई कि इसने कितनी हाइट ऊपर ली है, ठीक है। तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg L 1 माइनस कोस थीटा माइनस 0, है ना। तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी mg L 1 माइनस कोस थीटा, इसमें हो जाएगा। तो mg L 1 माइनस कोस थीटा, आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए, आप देख रहे हैं mg L 1 माइनस कोस थीटा आ रहा है, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कंसेप्चुअल बेसिक्स को क्लियरली रिप्रेजेंट करता है। भाई अल्फा पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल के पास में लेके आएंगे, तो मुझे ये बताइए कि जब अल्फा पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल के पास में लेके आएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन लगेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे वो, और रिपेल करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में जब आप उसको उसके क्लोजर लाते जाओगे तो नेगेटिव वर्क डन करना होगा। भाई फोर्स तो इधर लग रहा है, हम इधर लेके आ रहे हैं, तो ये जो फोर्स है इसने क्या वर्क डन किया, नेगेटिव वर्क डन किया। और नेगेटिव वर्क डन ही कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहे हैं, कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस हैं। तो नेगेटिव वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो जितना ज्यादा नेगेटिव वर्क डन आप करते जाओगे उतना ही ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में वो स्टोर होता जाएगा। तो यहां पर ए, बी और सी एंड डी में से जो ऑप्शन ए है, इंक्रीजेस, विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो वर्क पावर एनर्जी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों बेसिकली कोलिजन्स पर बेस्ड है। कोलिजन हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक, पार्शियल इन इलास्टिक, इस टाइप के कोलिजन्स होते हैं। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। ये जो क्वेश्चन है ये परफेक्टली इन इलास्टिक का है, और ध्यान रखिएगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं तो आफ्टर द कोलिजन जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें यह कहा गया है कि एक पार्टिकल है मास m1 का, वो कोलाइड करता है एक स्टेशनरी पार्टिकल से जिसका मास m2 गिवन है, और दोनों के मासेस के अंदर रिलेशनशिप हमें गिवन है कि m2 ज्यादा है m1 से। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में कोलाइड कर जाते हैं तो आफ्टर द कोलिजन क्या होता है, दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। अब ऐसा हमने क्यों अज्यूम किया, उसके पीछे रीजन है क्योंकि यहां पर इनके बीच का जो कोलिजन हुआ है वो परफेक्टली इनइलास्टिक नेचर का हुआ है। उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो उन्होंने यही पूछा है कि भाई बताइए कितना फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ है हीट के अंदर, ये हमें इसमें निकालना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले हमारी जो इक्वेशंस है, कोलिजन हो रहा है और हम लोग जानते हैं कि कोलिजन के अंदर
लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहां अप्लाई किया। अब देखिए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन को समझिए। एक है मास m1 जो कि किसी स्पीड v1 से मूव कर रहा है, हमने ऐसा मान लिया। जाने के बाद में वो एक स्टेशनरी पार्टिकल m2 से स्ट्राइक होता है। ये स्टेशनरी है, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो 0 है। इससे जाके ये स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक करने के बाद में इसको थोड़ा सा हम नीचे बना लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहेगा, चीजें पूरी समझ में आएगी। एक सिंगल लाइन के ऊपर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी एक सिंगल लाइन है और फ्रिक्शनलेस सरफेस हम यहां पर इसको कंसिडर करके चलते हैं ताकि हमें बाकी अजम्पशन में कोई परेशानी ना आए। तो भाई एक पार्टिकल m1 मास का आया, लेट सपोज v1 स्पीड से जाके इससे स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइक होने के बाद में भाई दोनों सेम वेलोसिटी से क्या होने लग गए, मूव होने लगे। लेट सपोज वो जो कॉमन वेलोसिटी है वो v है। तो हम इसको आफ्टर द कोलिजन इस दोनों ही मासेस के कॉम्बिनेशन को एक कॉमन ऑब्जेक्ट समझ लेंगे जिसका मास कितना हो जाएगा बच्चों, m1 प्लस m2। भाई समझा जा सकता है ना, एक सिंगल मैंने इसको पार्टिकल समझ लिया जिस पार्टिकल के अंदर हमने दोनों मासेस को ऐड कर दिया और ये कंबाइंडली v वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो हमने ऐसा कंसिडर कर लिया। इस कंसिडरेशन में हमें फायदा हो जाएगा कि भाई आफ्टर द कोलिजन एक ही ऑब्जेक्ट हो गया। अभी हम आगे भी ऐसा न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें वो एक दूसरे में एम्बेडेड हो जाएंगे, तो वहां भी ये अजम्पशन हमें लेके चलना है। तो ये गया m1 v1 स्पीड से m2 से जाके स्ट्राइक हो रहा है और आफ्टर द कोलिजन दोनों साथ जा रहे हैं क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे, लिखते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। तो भाई इसका तो मोमेंटम m1 v1 ये हो जाएगा 0 m2 इंटू v2 का वैल्यू कितना दे रखा है, 0। तो m1 v1 प्लस 0 इज इक्वल टू, ये मासेस हमारे लिख दिया। जो नया ऑब्जेक्ट बना जिसको अभी मैं आपसे कह रहा था वो m1 प्लस m2 मास का है और भाई ये जा रहे हैं किसी v वेलोसिटी से या v कॉमन वेलोसिटी से। इस वेलोसिटी को हम यहां पर फाइंड आउट भी कर सकते हैं। भाई v हो जाएगा कितना, m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये कॉमन वेलोसिटी मेरे पास में आ गई है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है चीजें। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसमें हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन कोलिजन हो रहा है किस नेचर का, किस नेचर का हो रहा है, ये हो रहा है इनइलास्टिक नेचर का। तो भाई इसमें एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो होगा ही, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी हीट में। बस ये यहां पर कंसेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। सो अमाउंट ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, वही चीज यहां पर यूज करनी है। भाई उस हीट का फ्रैक्शन निकाल लो। हमें ये पूछ रहा है कि भाई कितना फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई है हीट में। तो हम भाई यहां पर अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाला प्रिंसिपल लगाता हूं तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखता हूं। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द सिस्टम, भाई इसकी तो 0 है काइनेटिक एनर्जी ना, ये तो मूव कर ही नहीं रहा था, ये मूव कर रहा था कितनी से, ये v1 स्पीड से मूव कर रहा था। तो भाई यहां पर सिंपली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जब मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं, आराम से समझ में आ रहा है। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब कोलिजन होने के बाद में, तो दैट विल बी, मैं यहां लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी फाइनल। दोनों कंबाइंडली साथ जा रहे हैं। नया ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया, जैसे कि अज्यूम कर लिया है m1 प्लस m2, उसका मास इनटू वो मूव हो रहे हैं किसी v कॉमन वेलोसिटी से, तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। ठीक है।
अब क्या करें, हमने v का वैल्यू तो निकाल रखा है, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। हमने v का वैल्यू निकाल रखा है, यहां पुट कर दो। दैट विल बी हाफ m1 प्लस m2। अब हम लिखेंगे यहां पर हमारा वेलोसिटी v का वैल्यू। v क्या है? कॉमन वेलोसिटी है। कॉमन वेलोसिटी का यहां पर हमें वो वैल्यू लिखना है। लिख सकते, कोई इसमें परेशानी नहीं, बहुत आसान है ये तो सारी चीजें ही। तो v का वैल्यू हम रख रहे हैं, v का वैल्यू है भाई m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है या m1 प्लस m2, तो एक ही टर्म बच जाएगी, m1 प्लस m2 नीचे डिनोमिनेटर में। ऊपर क्या बचेगा वो लिख लो, हाफ m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, भाई ये स्क्वायर आएगा ना, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, m1 प्लस m2। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ रहा है। तो हाफ m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सिंपल। तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गई हमारे पास। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल के इक्वल तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हीट में कन्वर्ट हुआ है कुछ पार्ट। तो जो हीट में पार्ट कन्वर्ट हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है, उसका फ्रैक्शन हमें निकालना है बेसिकली। तो भाई इनिशियल ज्यादा था, फाइनल कम है, तो बचा हुआ क्या है? हीट में कन्वर्जन हुआ है ना, तो हम उसके लिए निकालेंगे। तो भाई हीट अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, और कितना फ्रैक्शन निकालना है तो डिवाइड कर दो भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, है ना। तो हीट अगर आपको यहां पर कैलकुलेट करना है कि भाई हीट में कितना कन्वर्ट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे। तो कर लो, हाफ, थोड़ा सा फास्ट करें, कॉमन ले लें, क्योंकि हाफ m1 v1 स्क्वायर यहां आ रहा है, हाफ m1 v1 स्क्वायर का टर्म इसमें भी है, बचेगा क्या, m1 ओनली। समझ में आ रहा है ना? तो मैं कॉमन ले रहा हूं, हाफ m1 v1 स्क्वायर, बचेगा टर्म वो लिख लूं, m1 बचेगा। वेरी गुड, कोई समस्या नहीं, आराम से m1 ही तो बचेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं इस इनिशियल में से फाइनल को कर रहे हैं, तो ये पहले माइनस भी तो होगा, 1 माइनस ये टर्म बचेगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको और क्लियरली लिख देता हूं ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आए। ये होगा 1 माइनस, ठीक है, बचेगा क्या सर, m1 बचेगा, और नीचे होगा m1 प्लस m2। बचेगा नहीं बचेगा, ये देखो ये m1 प्लस m2 आएगा ही सही। भाई इस टर्म में से क्या क्या बचेगा, m1 बचेगा और नीचे बचेगा m1 प्लस m2, मैंने लिख दिया। एलसीएम वगैरह ले लूंगा, तो भाई हीट आ गई मेरे पास में, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और इधर m2 अपॉन m1 प्लस m2। भाई फ्रैक्शन निकालना है हमें, क्वेश्चन में पूछा द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट, आप कैलकुलेट करो। तो भाई ये मेरे पास में पूरा पोर्शन आ गया जो हीट का है। अब इसमें से फ्रैक्शन निकालना है, तो काइनेटिक इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, वो फ्रैक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब इस वाली टर्म से हमें इसको और डिवाइड करना होगा, तो ये वाली टर्म कट हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर। भाई बचेगा क्या, m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अब इन चारों ऑप्शंस के अंदर अगर मैं देखूं तो मुझे ऑप्शन नंबर ए में ये नजर आ रहा है, m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। बहुत आसान है न्यूमेरिकल, इजीली, थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चों तो मैथमेटिक्स को तो हमें यूज करना ही पड़ेगा। अब मूव कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, अभी मैंने जैसे कि बताया था कि मैं एम्बेडेड वाले बताऊंगा कि एक ऑब्जेक्ट आया दूसरे ऑब्जेक्ट में जाके पेनिट्रेट करके अंदर घुस गया, उसको बोलते हैं एम्बेडेड होना। वो उसमें चला गया, उसकी वजह से वो आगे बढ़ा सिस्टम, जिसके अंदर दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों ही एक दूसरे में गए हैं। अब वो आगे बढ़ा है सिस्टम, तो फिर आगे हमें काइनेटिक एनर्जी या जो भी पूछा जा रहा है वो इसमें निकालना है। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं रीड करता हूं क्वेश्चन आपके लिए। अ बुलेट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v1 स्ट्राइक्स अ सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। भाई हमने स्मॉल m मास की एक बुलेट ली है जो v1 वेलोसिटी से आके इस वुडन ब्लॉक पे जो सस्पेंडेड है किसी स्ट्रिंग से, उसमें जाके ये एम्बेडेड हो गई
और होने के बाद में ये सिस्टम राइज किया। पॉसिबल है भाई, आप खुद सोचो, कहीं पे एक ब्लॉक है जो हैंग है, आप इधर से अगर फायर करते हो तो बुलेट उसमें जाके अगर सस्पेंड हो गई तो वो सिस्टम आगे चला जाएगा। वही हो रहा है यहाँ पे, ये सिस्टम भाई आगे चला गया, कुछ हाइट पे इसने चला गया। ठीक है, आपको निकालना है कि भाई वो अगर हाइट h तक पहुंचा है तो उस बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमें ये निकालना है यहाँ पर। ये मतलब उसने ये बोला कि ये हाइट h पे चला गया, ये कॉमन सिस्टम m प्लस m का, तो बताओ उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो सॉल्व करते हैं। भाई ये एम्बेडेड होना, ठीक है, स्ट्राइक होना, इंपल्सिव फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोलिजन वाला ही केस है एक तरह से। इंपल्सिव फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं तो भाई मोमेंटम का कंजर्वेशन तो लगाना ही है, तो हम लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों लगाया हमने? क्योंकि इंपल्सिव फोर्सेस इन्वॉल्व थे। तो यहां पर स्ट्राइक हो रहा है, कहां है इंपल्सिव फोर्स इन्वॉल्व, उसको तो पकड़ेंगे, जहां पर इन्वॉल्व है वहीं तो बात की जाएगी। तो भाई यहां पर वो इन्वॉल्व है, इस जगह पर जहां स्ट्राइक हुआ है, तो उससे पहले का मोमेंटम लिख लो और उसके बाद का मोमेंटम लिख लो। तो हम दिख रहे हैं भाई ये तो सस्पेंडेड है, इसकी वेलोसिटी तो जीरो है, कैपिटल एम की। ये m वेलोसिटी v1 से आगे मूव कर रही है, तो मैं लिखूंगा हा m1 v1, भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं, तो m1 v1 इज इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो गया, इज इक्वल्स टू कितना, उसके बाद में सिस्टम हमारा कॉमन किसी वेलोसिटी से मूव किया होगा और उसकी वजह से उसने कुछ हाइट गेन करी होगी। लेट सपोज मैं उस वेलोसिटी को कुछ यहां पर अज्यूम कर लेता हूं, दैट वेलोसिटी इज v, वो वेलोसिटी मैंने v ले ली, उस v वेलोसिटी के कारण ये क्या हुआ, ऊपर चला गया हुआ। तो लिख लेते हैं भाई m प्लस एम इंटू वी। ये मैंने क्या किया, ये मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहां अप्लाई कर दिया। हमसे ये पूछा है कि उस बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमें ये बताना है कि वो वेलोसिटी कितनी है उस बुलेट की। ठीक है, अब v निकाल लीजिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, हमने v का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया, m1 v1 अपॉन m1, क्या यहां तो m ही है तो इसको m1 लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इट इज m बेसिकली, सो v हो जाएगा m v1 अपॉन m प्लस m। ये हमारे पास में कॉमन वेलोसिटी आ गई। अब ये सिचुएशन है, ये जो इसको काइनेटिक एनर्जी मिली है ना बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी ही उसको हाइट दे रही है, किसको, इस पूरे सिस्टम को, बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी। सो ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। तो लिख लेते हैं इसके लिए, भाई हम क्या कर रहे हैं, हमने जैसे ही इसको एम्बेडेड किया उस टाइम पर क्या सिचुएशन हुई देख लेते हैं। हुआ ये कि हाफ m प्लस एम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली m प्लस एम इंटू जी इंटू एच। भाई उस हाइट की वजह से ही तो, उस वेलोसिटी की वजह से ही तो वो हाइट पे गया है, तो वो मैंने लिख दिया, ये कटा, तो ये वेलोसिटी मेरे पास में आ गई अंडर रूट 2gh। ये लीजिए स्मॉल h है, ये वेलोसिटी मेरे पास में आ गई, जिस वेलोसिटी से ये पूरा सिस्टम राइज हुआ होगा, ये अंदर जाके उसमें एम्बेडेड हो गई है, फिर ये v वेलोसिटी से ऊपर गए होंगे, तो ये वेलोसिटी मेरे पास में आ गई है। अब इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है बुलेट की, तो भाई इनिशियल वेलोसिटी यानी v1 कैलकुलेट करना है हमें यहां पे, तो ये इक्वेशन मेरे पास है, यूज इट। तो v1 इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू v, v का वैल्यू तो पता है, तो m प्लस m अपॉन स्मॉल m इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh। भाई ऑप्शन ढूंढो, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन हमें मिल रहा है? मुझे तो दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि स्मॉल m नीचे की तरफ है, बाकी बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू अंडर रूट 2gh, ये हमारा करेक्ट यहाँ पर आंसर है।
तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। ये जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है ये उस टॉपिक पर बेस्ड है जिस टॉपिक पर हम लोग ऐसा समझते हैं कि एनटीएससी स्टेज 2 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब जैसे हमने अभी तक जो न्यूमेरिकल्स किए हैं उसके अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब के बारे में अच्छे से देखा, साथ में उनके कन्वर्जन्स भी सीखे, कोलिजन्स भी देखे हैं। तो यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल है ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर भी एनर्जी का कंजर्वेशन लगाना है। थोड़ा सा लॉजिक इसमें यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें अगर एनर्जीज के ट्रांसफॉर्मेशन को समझना है तो वन बाय वन हमारे सामने सारी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि कैसे एनर्जी का कंजर्वेशन हम अप्लाई करते हैं और उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी कैसे होता है। तो बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है बच्चों, एक बार इसको देखें। इसमें छोटी छोटी गलतियां बहुत सारी हो जाती हैं बच्चों से। तो इस न्यूमेरिकल में आप लोग देख रहे हैं कि भाई एक ब्लॉक है जिसका मास 8 kg है, उसको एक इंक्लाइंड प्लेन से रिलीज किया जा रहा है और वो नीचे एक स्प्रिंग अटैच्ड है, उस पर आकर स्ट्राइक करता है और इसकी वजह से उसके अंदर क्या हो जाता है, कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है ना। तो ये इसकी कहानी है। पहले इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं ताकि हमें चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि भाई एक इंक्लाइंड प्लेन में बना रहा हूं और इस इंक्लाइंड प्लेन पे इंक्लिनेशन भी गिवन कर देते हैं 30 डिग्री का। ठीक है ना। इसमें एक ब्लॉक है जो कि बिल्कुल टॉप पे रखा हुआ है, सबसे ऊपर। उसका फायदा होगा कि हमें डिस्टेंस में चीजें क्लियर रहेंगी। तो सबसे ऊपर टॉप पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास हमें गिवन है, दैट मास इज गिवन एज 8 kg। यहां तक सारी बात क्लियर है। अब स्प्रिंग इसमें नीचे अटैच है। स्प्रिंग किस तरीके से अटैच है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने जो स्प्रिंग अटैच की है वो इस पॉइंट से की है और इस तरीके से वो आ रही है स्प्रिंग, ऐसे। ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अगर ये स्प्रिंग यहां पर हॉरिजॉन्टली कनेक्ट होती ना बच्चों तो हम लोग इसको इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ये स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट है ना तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्या करेगी वो भी मैं इस पूरे डिस्कशन में आपको समझाऊंगा। तो ये बोला गया है कि भाई ये इससे जब नीचे आया तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से इसमें कंप्रेशन हुआ। काइनेटिक एनर्जी आई कहां से भाई, यहां से तो हमने इसको क्या किया है, रिलीज किया है। इस पॉइंट पर इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी खर्च होती जा रही है काइनेटिक एनर्जी में। फाइनली जब वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो उस पॉइंट पर उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि इसको कंप्रेस करेगी अंदर की तरफ। लेकिन जैसे जैसे कंप्रेशन होगा ना बच्चों वैसे वैसे ये अंदर की तरफ जाएगा, तो इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं वो इसमें क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये कंप्रेशन के साथ साथ ध्यान रखना इस चीज का कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो करेगा। उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, जीरो करेगा, क्योंकि यहां पर वो उसमें किस में कन्वर्ट हो रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी। उसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों कन्वर्ट होती जा रही है किसमें, इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। प्लस इंपॉर्टेंट बात, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में तो करेगा लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी और खर्च होगी, क्योंकि इसके पास में अभी इस पॉइंट पर जो पूरी पोटेंशियल एनर्जी है वो तो ग्राउंड से देखी जाएगी ना, यहां से। तो ये है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमें कंसिडरेशन में लेकर आना है। बच्चे क्या करते हैं, यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी कर जाते हैं कि इसका कंसिडरेशन वो भूल जाते हैं। भूल गए तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। लेट सपोज इसमें जो कंप्रेशन हुआ तो ये इस पॉइंट पर आया, ऐसा मैं मान लेता हूं। इस पॉइंट पे आया वो कंप्रेशन करके, और यहां से लेके यहां तक की हाइट को मैंने कुछ ले लिया। लेट सपोज दिस हाइट इज h। ठीक है ना। अच्छा, यहां से यहां तक का कंप्रेशन तो मुझे पता है 1 मीटर, कोई इसमें परेशानी नहीं है, ये तो मुझको पता है। और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को लेट सपोज मैं मान लेता हूं s, और मैं इस s और 1 को एक कॉमनली किसी एक नई टर्म से डिफाइन कर देता हूं। लेट द टोटल डिस्टेंस
let the total distance covered by the block d, और ये d बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, s प्लस 1 के। भाई यहां से यहां तक के डिस्टेंस s और उसके साथ में ये 1 और इसमें ऐड कर दिया हमने, तो ये s प्लस 1 के ये डिस्टेंस d हो गया। अब सारी परेशानी खत्म, सारे सिस्टम जो हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो सब खत्म, क्योंकि हमने इस पूरी डिस्टेंस को यहां से लेके यहां तक की ये पूरी ही डिस्टेंस मैंने d मान ली। तो मेरे लिए अब चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई, अब कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये d मेरे पास में आ गया। अब जरा देखो भाई, ये जो d है ना, ये d इस h के साथ में भी कुछ रिलेशनशिप में है। देखो यहां से लेके यहां तक, ये जब इसमें इधर रिजॉल्व होगा तभी तो d और h में कुछ रिलेशनशिप आएगा। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा भाई, 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। ठीक है, तो हम इस d को इस h के साथ में रिलेशनशिप में ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। क्या रिलेशनशिप होगा भाई, d का जो साइन 30 है ना वो h के इक्वल है। d का साइन 30 किसके इक्वल है, h के। ये बात मैं कह सकता हूं, बड़ी आसानी से कह सकता हूं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो d बाई 2 इज इक्वल टू h, d बाई 2 इज इक्वल टू h। साइन 30 क्या होता है, 1 बाई 2, तो d बाई 2 इज इक्वल टू h। अब ये जो h है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हमने पहले बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं, ग्रेविटी के वर्कडन को भी देखा है जो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ले जाता था। तो ये h उसकी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। तो मैं यहां लिखूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh, है ना, दैट विल बी इक्वल टू mgh इस पॉइंट पे, है ना, कोई परेशानी नहीं। और h और d में रिलेशनशिप तो मुझे पता है, h इज इक्वल टू d बाई 2, ये रख दिया मैंने, mg इंटू डी बाई 2, ये रख दिया। d का वैल्यू तो निकालना है, तो mg इंटू डी बाई 2 यहां हो गया। हुआ क्या है ये समझो, यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी है, तो यहां से लेके s तक उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस वो काइनेटिक एनर्जी और नीचे जाएगी, तो मतलब ये समझ लो कि यहां से लेके यहां तक की इसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो ही तो, क्योंकि रेस्ट पे आ गई, मतलब काइनेटिक भी जीरो हो गई, है ना, सब कुछ जीरो हो गया है। तो यहां से लेके यहां तक नहीं, यहां से लेके यहां तक की जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो ही तो कंप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी वजह से ही तो कंप्रेशन हो रहा है। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती तो ये कंप्रेशन नहीं होता। तो मैं एक बात यहां पर ये कह सकता हूं कि भाई ये जो एनर्जी है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, पढ़ा है हमने, बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर तो न्यूमेरिकल जरूर बनाता है एनटीएससी, हाफ के एक्स स्क्वायर पर। तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर यहां आ गया कि ये जो mg d बाई 2 है ये इक्वल है हाफ के एक्स स्क्वायर के। कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है हमारे को, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, चीजें साफ साफ समझ में आ रहा है। सो mg इंटू डी बाई 2 इज बेसिकली इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब तो क्या करना है, पुट करनी है वैल्यूज, कर दो। मास में रखूंगा, जी में रखूंगा, डी मुझे निकालना है, इज इक्वल टू हाफ के इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, 100, तो डी क्या आ गया, 2 से 2 200 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10,
अरे ये आ गया बिल्कुल समझ में, 2.5 मीटर। बड़ा सिंपल से हमने इस d का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और d का वैल्यू हमारे पास में कितना आ गया, 2.5 मीटर आ गया। बड़े ही आराम से हमने इसको कर लिया। दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। गलती कहाँ करते हैं बच्चे, गलती यहां करते हैं कि भाई वो करते हैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, इस s को रिजोल्व कर देते हैं और वो हो जाती है mgs/2। ठीक है, उसके बाद में इस mgs/2 को हाफ के x² के इक्वल कर देते हैं। फिर जो s निकल के आता है उसमें फिर +1 कर देते हैं। भाई ये जो कंप्रेशन हुआ ये तो अभी हाइट के अलोंग है ना, तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी भी तो कन्वर्ट हो रही है, वो कहां जाएगी, वो भी तो आएगी। तो वो गलती कर जाते हैं बच्चे। करना है तो फिर ये करो, mg इंटू s+1, है ना, क्योंकि s+1 यानी कि d इंटू साइन 30 डिग्री, फिर वो इक्वल करो तो वही कहानी आ जाती है जो हम यहां पर कर रहे हैं। तो वही गलती ना करें, आराम से इसको देखें कि कहां कहां क्या क्या कन्वर्जन्स हो रहे हैं, उसी कन्वर्जन के हिसाब से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। रिलीज किया गया है, वेलोसिटी भी दे देते हैं, तो शुरुआत में एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी दे देते हैं हम इसको, तब भी कोई परेशानी नहीं होती, तब भी ये न्यूमेरिकल यहां पर आसानी से सॉल्व हो जाता। उस टाइम पर ये काइनेटिक एनर्जी फिर प्लस फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर हम इसका कंजर्वेशन लगा देते, तो एनर्जी कंजर्वेशन वहां प्रॉपर्ली अप्लाई हो जाता। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स के अंदर बच्चों हमें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझना है कि कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और फिर उसके बाद में इस न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर यहां पर ये हॉरिजॉन्टली स्प्रिंग लगी हुई होती तब तो सिंपली उसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी इसकी स्प्रिंग की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती, तो वहां उसको आसानी से सॉल्व कर लेते, क्योंकि उसकी कंप्रेशन के अंदर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल नहीं होता। मतलब उस टाइम पर उतने कंप्रेशन के लिए जो यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है वो तो पूरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी उसको क्या करती, उसको कंप्रेशन में ले आती। तो ऐसे ही इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सिचुएशन हमने देख ली। अब थोड़ा सा रिवाइज कैसे, भी कौन से ऐसे टर्म से जो रुक गए। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम काम कहां आती है वो भी बता दूंगा। भाई वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन अगर उस ऑब्जेक्ट पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है तो वो क्यों हुआ, वो वर्क डन की वजह से हुआ। तो इसीलिए ये इंप्लाई किया जाता है कि वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई वर्क डन हुआ तभी तो चेंज हुई काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हम लिखते हैं W इज इक्वल्स टू डेल्टा के, यानी हाफ mv² माइनस हाफ mu²। कॉमन ले लें, ठीक है, ये वर्क डन। प्रूव भी कर सकते हैं, v² माइनस u² 2gh होता नहीं होता, v² माइनस 2g v² माइनस u², क्योंकि थर्ड इक्वेशन मोशन क्या है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gs, है ना। तो v² माइनस u² क्या हो जाएगा 2gs। अब 2gs यहां रखूंगा, 2 से 2 कट जाएगा तो mgs, है ना, mgs, या फिर अगर कोई एक्सेलरेशन है तो mas, है ना। mas ma क्या है, फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा वर्क डन। तो ये भी हम यहां पर इससे निकाल सकते हैं। भाई फायदा क्या है, फायदा ऐसा है कि जनरली हम लोगों को वर्क डन निकालने के लिए बच्चों के माइंड में होता है कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमें पता होगा तभी तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं भाई। आप सिंपली अगर आपको उसकी इनिशियल स्पीड और उसकी फाइनल स्पीड, या इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी पता हो, उसका मास पता हो, तब भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है,
तो ऑब्जेक्ट का वर्क डन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव आएगा। तो जब वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट पर रिटार्डेशन हो रहा है तो फाइनल स्पीड उसकी कम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम, ये टर्म ऑटोमेटिकली नेगेटिव, तो वर्क डन नेगेटिव। ऐसे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। और इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर है कि भाई ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिनके अंदर वर्क डन जीरो होता है। तो वो सिचुएशंस हैं जिसके अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। जब वर्क डन जीरो होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो ही नहीं रही है, काइनेटिक एनर्जी तो उसकी कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो ये चीजें घूम के वापस एक दूसरे को रिलेट कर रही हैं। तो हमने इस पूरे चैप्टर में जैसे पढ़ा है, हम वैसे ही इस चीज को भी समझ सकते हैं आराम से। आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही, कोई इसमें परेशानी नहीं है। भाई एग्जाम्पल जैसे बच्चे कई बार पूछते हैं कि भाई ऐसे एग्जाम्पल्स बताइए सर जिसके अंदर वर्क डन जीरो हो। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करती है तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दोनों के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल हुआ है ना। और जब 90 डिग्री का एंगल हुआ तो भाई ऐसी सिचुएशन में तो वर्क डन जीरो ही होगा, तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है। रिलेशनशिप अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से जानते हैं भाई। हम मोमेंटम कहते हैं मास इनटू वेलोसिटी को। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, मोमेंटम हमें पता है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप सिंपल है, बहुत आसान से निकाल सकते हैं। भाई सिंपल, आप एक काम कीजिए कि मास से इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया। ऊपर क्या बन गया, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर को मैं पी स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि पी क्या है, एम वी है। तो हाफ पी स्क्वायर बाय एम, ये किसके इक्वल हुआ, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है। तो पी क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 2m के। ये हमारे पास में एक रिलेशनशिप आ गई, किस किस के बीच में, मोमेंटम ऑफ और काइनेटिक एनर्जीज के बीच में। तो यहां से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इस पे कोई न्यूमेरिकल बनता है, सिंपल फॉर्मूला बेस निकाल सकते हो, कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो लमसम हमने ऑलमोस्ट सारी तरह के क्वेश्चंस, जो कि अच्छे क्वेश्चंस भी हैं और कोलिजन से रिलेटेड, इलास्टिक, इनइलास्टिक, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने रख दिए। तो हम इजीली, मतलब अगर एनटीएससी में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि वो जो M1 और वो जो इलास्टिकली जाके स्ट्राइक हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन भी एनटीएससी स्टेज 2 में पूछा जा चुका है। तो हमने ऑलमोस्ट जितने तरह के क्वेश्चंस थे वो इसके अंदर कवर कर लिए हैं। ठीक है बच्चों। सो लास्ट में मैं बच्चों आपसे यही कहूँगा कि हमने हमारा ये चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिया। अब हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जिसको हम मोशन फाउंडेशन चैनल कहते हैं, उस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर जितने वीडियोस आ रहे हैं उन्हें देखिए, लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, और जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स अब आगे आएंगे उन सब के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।